नमस्कार। और आरणी साहित्य समूह की बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने आज मुझे इस एकल काव्य पाठ या लघु कथा पाठ कह लें या अपने आप को सुनाने का अवसर कह लें, वो मुझे दिया है। तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और आज सोच रही हूँ कि शुरुआत कहाँ से की जाए। तो मुझे बस आप ये बताइए कि पढ़ना शुरू करूं या थोड़ा सा इंतजार करूं, एक आध मिनट। तो आज मैंने जैसा सोचा है, वैसे मैं मूलतः आपको बता दूं कि मैं एक कवि हूँ। और कहानियां मैंने कुछ सालों पहले क्या, लगभग 10 साल पहले कुछ कहानियां लिखी थी, जिसमें से सिर्फ एक ही मैंने प्रकाशित करवाई और बाकी तो अभी तक रखी हुई हैं। और अब फिर से लघु कथा लेखन की तरफ मैं भी बढ़ना चाहती हूँ और गद्य लेखन ज्यादा करना चाहती हूँ। लेकिन हाल ही में समावर्तन जो एक बहुत प्रतिष्ठित साहित्यिक पत्रिका है, उसके लिए मैंने एक संस्मरण लिखा था अपने पिताजी के लिए। और मेरे पिताजी का नाम है राजेंद्र दानी, जो कि खुद एक वरिष्ठ साहित्यकार हैं। और उन्हीं पर वो विशेषांक निकला था समावर्तन का। तो मैं आज आपसे वो संस्मरण यहाँ साझा करना चाहूंगी। और उम्मीद है कि आप सभी उससे अपने आप को रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि हम सभी के पिता होते हैं और पिता से जुड़ी स्मृतियां होती हैं और काफी हद तक कुछ अनुभव हमारे एक जैसे होते हैं। तो मैं आज शुरुआत करती हूँ। और इस संस्मरण का मैंने टाइटल दिया था, आत्मा हर उस चीज को जिसे वह पाना चाहती है, पा लेती है। तो मुझे एक बार ये बता दीजिए कि मैसेज करके बता दीजिए कि मेरी आवाज का लेवल ठीक है, ठीक आ रही है मेरी आवाज। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी आवाज ठीक ठाक आप लोगों तक पहुंच रही है। तो मैं पढ़ना शुरू करती हूँ। ये एक बहुत ही आत्मीय संस्मरण है। और मुझे मैसेज करके बताते रहिए कि आपको कैसा लग रहा है और मेरी आवाज ठीक पहुंच रही है, क्योंकि यहाँ शायद कमेंट्स तुरंत नहीं दिखाई देते हैं। तो मैं पढ़ती हूँ। कुछ खास तरह का संगीत और कुछ घटनाएं हमारे जीवन में कुछ बेहद खास व्यक्तियों का प्रतीक बन जाती हैं। ऐसे व्यक्तियों में से एक मुझे अपने पिता लगते हैं। इसलिए जब देवानंद का वह गीत, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, सुनती हूँ, तो मेरे मन मस्तिष्क में अपने पिता, जिनको मैं पापा कहकर बुलाती हूँ, की छवि उभरती है। पिता सभी के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। मेरे लिए भी यह कोई अपवाद नहीं है। मेरा एक अनुभव मुझे बहुत गहरा विश्वास दिलाता है कि बचपन में पिता की भूमिका पर्दे के पीछे रहने वाले निर्देशक की तरह हमारा चरित्र और व्यक्तित्व गढ़ रही होती है। और हम एक नखरीले किरदार की तरह अक्सर अंदर से अपनी मनमानी न कर पाने के लिए खींच रहे होते हैं। लेकिन परिपक्वता की सीढ़ी पर पहला कदम रखते ही हमारी स्मृतियों के पखेरु सुकून, आराम और सुरक्षा की तलाश में अपने घोंसलों की ओर लौटते हैं, जहां से अगली सुबह दाना पानी जुटाने के लिए जरूरी ईंधन और आत्मविश्वास हासिल होता है। पिता यही घोंसला बनाते हैं।
और हमारे पंखों को उड़ने की ताकत देते हैं। वे आगाह करते हैं कि चोट तो लगेगी ही सफर में, लेकिन उसकी मरहम पट्टी करने के बाद बिस्तर नहीं पकड़ना है, बल्कि दुगुने आत्मविश्वास से मंजिल की ओर बढ़ना चाहिए। इन सब बातों का अंतर्ज्ञान किसी को नहीं होता। यह अनुभव हमें पिता का दिया हुआ उपहार होता है। सामान्य तौर पर बचपन, किशोरावस्था, युवावस्था, इन तीनों स्थितियों में हम पिता के समग्र योगदान को जानते समझते अनजान बने रहते हैं, क्योंकि जीवन अपनी आपाधापी चुनौतियों और तमाम तरह के आकर्षणों के साथ हमें सांप समझकर बीन बजाता रहता है। जब हम एक पर्याप्त परिपक्व उम्र, यानी कि जब अपनों के प्रति संवेदनशीलता हमारे दैनिक चिंतन मनन में शामिल हो जाती है, उसकी पायदान तक पहुंचते हैं, हमारे पास बहुत कम मौके बचते हैं जब अपनी ओर से पिता का कुछ सहयोग कर सके। साथ ही समय और स्थान अनुकूल हो तो सेवा भी। मेरा जीवन और अपने पापा से रिश्ता भी इससे इतर नहीं है। ऐसी कई बातें जिनमें मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ। ऐसी ही एक बात यह है कि पापा ने कभी मुझ पर बेवजह और गैर जरूरी अनुशासन नहीं थोपा कि इतने घंटे पढ़ाई करनी है और इतने प्रतिशत लाना है, या अमुक विषय लेकर ही करियर की दिशा निर्धारित करनी है। लेकिन दूसरी तरफ 3-4 वर्ष की आयु से ही मुझे यह बात अच्छी तरह समझ आ गई थी कि अपनी कल्पनाओं और फंतासी को मूर्त रूप देने की कोशिश या अपनी चित्रकारी के जौहर दिखाने के लिए अपने या किसी और के घर की दीवारें, खिड़कियां, दरवाजे नहीं रंगने हैं। आज मैं यह कह सकती हूँ कि पापा ने मेरे लिए हमेशा ऐसा वातावरण बनाया है जिसमें मस्ती करने की भरपूर आजादी में मुझे ध्यान रखना था कि किसी तरह का नुकसान ना हो। ये नुकसान चीजों की टूट फूट से लेकर किसी की भावनाओं को आहत न होने देने की समझदारी तक व्याप्त था। कुछ अच्छी बातें जो कभी जीवन का एक हिस्सा लगती थीं, वह पापा के रिटायरमेंट के साथ ही बदल गईं। जैसे जब भी पापा की तनख्वाह का दिन होता था, तो मैं घड़ी पर नजरें गड़ाए रहती थी कि अभी पापा कटंगी से बड़े वाले गुलाब जामुन लाते होंगे। शाम के 6 बज जाएं तो गुस्से और चिढ़ के बादल मुझे घेर लेते थे। बार बार अपनी मम्मी से शिकायत करती कि देखो, 6 बज गए हैं शाम के और पापा अभी तक नहीं आए। कितनी देर कर दी, क्या करते रहते हैं। लेकिन इस सब के बावजूद शाम को घर में कुल्हड़ वाले गुलाब जामुन आना पक्का होता था। कुछ समय बाद पापा के स्थानांतरण के बाद यही गुलाब जामुन कभी मलाई रोल तो कभी संदेश में बदलते रहे, लेकिन मिठास हर कीमत पर दुगुनी होकर घर आती रही। मुझे याद है, मेरे मिडिल स्कूल के दौरान कई बार पापा मुझे अपने स्कूटर पर स्कूल छोड़ने गए हैं, तो मेरी सहपाठी मित्र मुझसे पूछती थी कि क्या ये तुम्हारे बड़े भाई हैं। मैं मन में बहुत खुश होती थी और फक्र महसूस करती थी और कहती थी, अरे भाई कहाँ से लग रहे हैं, ये तो मेरे पापा हैं। मैं उनकी पुरानी फोटो देखकर अक्सर पूछती थी कि पापा आप फिल्मों में क्यों नहीं गए, इतने हैंडसम हो फिर भी। वे इस बात का मुझे कोई जवाब नहीं देते थे। पापा सच में इतने आकर्षक छवि के मालिक रहे हैं कि उनके कॉलेज के दिनों की एक शानदार तस्वीर को चुराने की नाकाम कोशिश भी हुई थी। इसमें वे अपने एक दोस्त के साथ हैं। इसमें नजर आते उनके बाल जो घने काले और लहरदार हैं, उस पर लंबी गठीली कदकाठी किसी को भी बार बार वह तस्वीर देखने पर मजबूर करने का मादा रखती है। इसी को अचानक घर में घुसा एक चोर
कोट की जेब से निकालकर भागने की फिराक में था, लेकिन दादी को उसकी छाया दिख गई, जिससे वे दूर कमरे से दौड़ते हुए आईं और उस चोर को धर दबोचा। हड़बड़ाहट में वह फोटो को तोड़ मरोड़ गया। वह फोटो वैसी ही तुड़ी मुड़ी आज भी अपनी दास्तान बयान करती हुई कहती है कि क्या आज चोरी इतने प्यार भरे दुराग्रह से भरी हो सकती है। वह फोटो वैसे ही तुड़ी मुड़ी आज भी अपनी दास्तान बयान करती हुई कहती है कि क्या आज चोरी इतने प्यार भरे दुराग्रह से भरी हो सकती है। जो बात विगत वर्षों में अजीब लगती थी, वही अब सुकून देती है कि अपने उसूलों के बहुत पक्के रहे हैं पापा हमेशा, फिर चाहे वो खुद के लिए हों या फिर परिवार के लिए। खुद उनको मैंने कभी पैसे कमाने की अंधाधुंध दौड़ में शामिल होते नहीं देखा, जबकि बेईमानी और शॉर्टकट से पैसे कमाने के सारे रास्ते उनके स्वागत में खुले थे, जिनमें किसी तरह का खतरा भी नहीं था। फिर भी उन्होंने अपनी आत्मा को ढककर कोई अनैतिक और गलत काम नहीं किया, जबकि उनके समकालीन कई कर्मचारी फर्श से अर्श पर पहुंच गए, लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि उस अर्श पर हमेशा काले बादलों का डेरा रहता है, जो तूफानी बारिश ला सकता है। एक और बात एक पिता के रूप में पापा को अलग करती है, वह ये है कि उन्होंने दूसरों की देखा देखी अपने विवेक और निर्णय से कोई समझौता नहीं किया। मुझे आप लोग बताइए कि अभी तक मेरी आवाज ठीक ठाक पहुंच रही है और सुनाई दे रही है। जी, जैसा कि अब मैं यहाँ पर कमेंट्स पढ़ पा रही हूँ, तो उस लिहाज से आवाज ठीक पहुंच रही है। तो मैं आगे बढ़ती हूँ। मैं जब 11वीं कक्षा में पढ़ रही थी, तो मेरी उम्र की लगभग हर लड़की के पास कोचिंग और स्कूल जाने के लिए कोई ना कोई गाड़ी थी। मेरे पास नहीं थी। तो वो इसलिए क्योंकि पापा ने कहा था कि 18 वर्ष की उम्र से पहले और बिना ड्राइविंग लाइसेंस लिए वह मुझे गाड़ी चलाने की इजाजत नहीं देंगे, क्योंकि उससे पहले ऐसा करना कानून का उल्लंघन होता। फिर जब गाड़ी खरीदने की उम्र हुई, तो पापा गाड़ी के एवरेज पर जाते और मैं बाहरी बनावट, खूबसूरती और रंग पर। इस पर हमारी खूब बहस होती। पापा मुझे हीरो पुक लेकर देने पर अडिग थे और मेरा मन काइनेटिक होंडा में अटक गया था। आप सभी को शायद पता होगा, काइनेटिक होंडा अब नहीं आती, पर जिस वक्त काइनेटिक होंडा मार्केट में अवेलेबल थी और जिन लोगों ने भी चलाई उनको पता होगा कि वह एक ऐसी गाड़ी रही है जो अ, आपका साथ कभी नहीं छोड़ती। एवरेज भले ही कम देती है, लेकिन उसने बहुत मतलब कि वो बिगड़ने वाली गाड़ी नहीं रही है, सालों साल लोगों के यहाँ चली। मेरी जो गाड़ी थी वो अभी तक खराब नहीं है और अब वो कोई और चला रहा है। उस वक्त काइनेटिक होंडा चलाना आज के दौर में आईफोन रखने की तरह का ही स्टेटस सिंबल माना जाता था। हालांकि खूब जानकारी इकट्ठी करने के बाद पापा ने मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ का ही चुनाव किया और मुझे बिना बताए काइनेटिक होंडा बुक की। मुझे जब ये पता चला था तो लगा था जैसे सारी दुनिया मेरी मुट्ठी में समा गई और मन में एक गाना बजने लगा था। आज मैं ऊपर, आसमां नीचे, आज मैं आगे, जमाना है पीछे। तो ये गाना उस समय मेरे मन में बजा करता था। मैंने बचपन से पापा को खूब लिखते पढ़ते और साहित्यिक यात्राएं करते देखा। गौरतलब हमेशा यही रहा कि पापा बेहद प्रतिकूल परिस्थितियों में भी
सृजनरत रहे। जबकि लोग अक्सर ऐसे वक्त पर निष्क्रिय हो जाते हैं, फिर चाहे वह ऑफिस संबंधी कोई तनाव हो या फिर घर पर किसी की बिगड़ती तबीयत का मामला हो। पापा अक्सर हमें कोई ना कोई कहानी पूरी करके सुनाते थे, जबकि उन्हें पता था कि उस वक्त ना तो मेरे पास ना मम्मी के पास कोई साहित्यिक समझ हुआ करती थी। लेकिन पापा को यह भरोसा था कि हम एक पाठक की तरह अपनी बेबाक राय देंगे। होता भी यही था। यदि हमें कहीं कुछ दिलचस्प ना लगे या फिर कहानी बहुत लंबी या छोटी लगे, तो हम एक साथ उनको टोक देते थे। पापा हमारी प्रतिक्रिया को संज्ञान में लेते हुए बाकायदा कुछ बदलाव किया करते थे। मैं अक्सर उनके कहानी को दिए शीर्षक के औचित्य से सहमत नहीं होती थी। उनकी एक कहानी जो मुझे कॉलेज में पढ़ाई के दौरान समझ आई और जिसने मुझे ऐसे झकझोर दिया कि शब्दों में उसे व्यक्त करना बेहद कठिन है, वह कहानी है इस सदी के अंत में एक सपना। शायद ही कुछ लोगों को पता होगा कि ये कहानी सत्य घटना पर आधारित है, जिसमें एक सांप और मनुष्य के रिश्ते का आश्चर्यचकित करता वृत्तांत है। मेरी समझ में इस कहानी का फलक बहुत बड़ा है और इसका अभी बहुत लोगों तक पहुंचना बाकी है। और ये कहानी पापा को एक लेखक के रूप में बेहद मजबूत स्थान देती है। मैं अपने पापा की और वह मेरे बहुत बड़े आलोचक हैं। मेरे कहानी लिखने के प्रारंभिक दौर में उन्होंने एक कहानी के सिवा, जो परिकथा में कई साल पहले प्रकाशित हुई थी, की सराहना को छोड़कर बाकी कहानियों को सिरे से खारिज कर दिया था। उसके बाद मैं कहानी लेखन की हिम्मत नहीं जुटा पाई, लेकिन इतना समझ गई कि अभी शायद यह सही वक्त नहीं है और मुझे अभी कहानी लेखन पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। कविता पर ही टिके रहना चाहिए। यह सब कह रही हूं क्योंकि बेटी के प्रति निर्मम होकर उन्होंने अपने साहित्यिक सिद्धांतों का निर्वाह किया, जिस बात की मुझे आज बहुत खुशी है। आखिरकार मैं समझ गई हूं कि यह सब मेरी बेहतरी के लिए ही था। अब पापा प्रतिष्ठित साहित्यिक पत्रिका पहल के संपादन सहयोग से जुड़े हैं। इस दौरान उनके कई कहानी संग्रह और एक उपन्यास भी प्रकाशित हुआ है। उन्होंने नई दुनिया के संपादकीय पेज पर लंबे वक्त तक कॉलम लिखे हैं, जो उनके लिए और पाठकों के लिए भी एक नया अनुभव रहा है। मुझे लगता है कि 40 वर्षों से भी ज्यादा वक्त लेखन के लिए समर्पित रहकर बिताना और हमेशा साहित्यिक परिदृश्य में बने रहना ही सब पापा की सबसे बड़ी उपलब्धि है और अपने आप में एक पुरस्कार भी। मैं जहां भी जाती हूँ, पापा को जानने पहचानने वाले लोग मुझे हर जगह मिल जाते हैं। उनकी सृजनात्मक सक्रियता, संवेदनशील निगाह और बहुत छोटी तुच्छ नजर आती घटनाओं को रोचक कहानियों में बदल देने का हुनर ताउम्र बना रहे, और ये सब उनके उनके साथ बिल्कुल एक नशे की तरह रहे, जैसे उनके सिगरेट पीने की लत, जिस पर तमाम दुनियावी दबाव कोई असर नहीं करते। अंत में मैं खलील जिब्रान को उद्धृत करना चाहती हूँ। आत्मा हर उस चीज को जिसे वह पाना चाहती है, पा ही लेती है। कभी पापा ने कहा नहीं, लेकिन मुझे विश्वास है कि वह इसी तरह के जीवन दर्शन में विश्वास करते हैं। इसलिए वे किसी प्रतिस्पर्धा में शामिल नहीं, उन्हें कहीं पहुंचने की हड़बड़ी नहीं। सिर्फ एक बेचैनी है, एक ही जगह ठहरे रहने और कॉफी हाउस की टेबल पर मित्रों के साथ साहित्यिक विचार विमर्श की। और मैं भी चाहती हूँ कि उनकी यह बेचैनी बनी रहे। तो ये मेरा संस्मरण था अपने पापा के लिए। तो अभी मुझे बताइए कि मैं अभी अपनी कविताएं पढ़ूं या कि एक अपनी कहानी। हालांकि मेरी जो कहानी है वो लंबी है काफी।
तो आप लोग जैसा कहें, मुझे कमेंट में बताइए कि अपनी कविताएं सुनाऊं या कि एक लंबी कहानी। जी, आप लोगों की कुछ प्रतिक्रियाएं मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। और देखकर खुशी हो रही है कि आप लोग रुचि ले रहे हैं। जी, मीनू जी, असल में मेरी जो कहानी है काफी लंबी है और मुझे अंदाज नहीं है कि वो सुनाना इस समय मुफीद होगा या नहीं होगा। चलिए ठीक है। वैसे मैंने ये कहानी काफी छुपा छुपा कर रखी थी, अ, पर अभी इसे सुनाने की हिम्मत कर लेती हूँ आप लोगों को। और काफी पुरानी कहानी है जिसे मैंने आज तक प्रकाशित नहीं करवाया। हो सकता है कि इसमें कुछ एडिट भी करूं बाद में। अ, ये लगभग आज से 11 साल पहले लिखी हुई कहानी है। उन उन लड़कों पर केंद्रित है जो मैट्रिमनी साइट पर अपनी प्रोफाइल बनाकर कुछ लड़कियों से मिलने के लिए जाते हैं, और असल में उनके उद्देश्य और उनकी जो मंशाएं हैं वो क्या होती हैं, उसको एक सामान्य लड़की जो ये सोचकर मिलने जाती है कि ये शायद शादी के लिए बहुत गंभीर है और कोई कदम उठाने में रुचि लेगा, तो वो उससे मिलने जाती है। और फिर क्या क्या होता है, एक सीधी सादी लड़की जिसका सिर्फ और सिर्फ शादी का इरादा है, वो जब ऐसे लड़कों से मिलने जाती है, उन्हीं में से एक लड़के की ये कहानी है। और इसका शीर्षक है शिकारी। जैसा कि नाम है, इससे आप उसका भाव समझ गए होंगे। तो इस कहानी का नाम है शिकारी। तो मैं शुरू करती हूँ। उसे यह भ्रम था कि वह बहुत बड़ा शिकारी है, उसे महारत हासिल है इस पेशे में। मगर जो शिकार उसकी गिरफ्त में आने से पहले बच निकलने में सफल हो जाते थे, वह उसे निहायती निकम्मा, कमजोर और नाकामयाब मानता था। लेकिन उन लोगों को उसके नजदीक आने से पहले पता नहीं चलता था कि वह शिकारी घात लगाकर बैठा है। यह तो उन कुछ एक लोगों की नियति कही जा सकती है, या उनकी सूझबूझ और तुरंत निर्णय लेने की क्षमता, जो उसकी शिकारी निगाहों के भीतर जाए बिना उसे ताड़ जाती थी। हीरो सी जगमगाहट लिए जब उसकी आलीशान कार डामर की चिकनी सड़कों के बीच स्ट्रीट मरकरी की रोशनी से गुत्थम गुत्था होती निकलती थी, तो उस कार की मेटेलिक चमक के आगे स्ट्रीट मरकरी की रोशनी भी कहीं फीकी पड़ती नजर आती थी। वर्तमान प्रतिस्पर्धी और प्रतिद्वंदी युग में किसी नवयुवक का अपने समकालीनों की अपेक्षा इतनी तेजी से आगे निकल जाना स्वाभाविक ईर्ष्या का कारण बनता था, और उस नवयुवक के लिए स्वाभिमान का। वह 34 वर्षीय युवक, जिसका नाम शालीन था, प्रथम दृष्टि में काफी प्रभावशाली और राजसी महसूस होता था। उसकी चाल देखकर न जाने क्यों उसके अगल बगल घोड़े, हाथी, धनुषधारी, तलवारधारी अपनी अपनी ढाल लिए नजर आने लगते थे। इसलिए वह किसी शिकारी राजा की तरह दिखाई देता था, जिसकी शौकीन शख्सियत का एक हिस्सा था शिकार। शालीन व्यास, यह नाम अपने आप में ब्राह्मणत्व का पूरा परिचय देता था। एक ब्राह्मण के मांस मदिरा आदि व्यसन में लिप्त होने को आज भी लोग हतप्रभ होकर देखते हैं। अब धीरे धीरे जातिगत गुणों की महत्ता के नामो निशान ढूंढने पड़ते हैं।
शालीन एक बहुत प्रतिष्ठित मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत था। यह अंदाज लगाना स्वाभाविक है कि कटनी जैसे मध्य प्रदेश के छोटे से शहर में पैदा हुए शालीन के लिए वहीं रहकर शिक्षा प्राप्त करना मुश्किल था। उच्च शिक्षा देने की चाह में उसके माँ बाप ने 15 साल पहले उसे महानगरों का रास्ता दिखा दिया था। दिल्ली जैसे महानगर आकर स्नातक स्तर की शिक्षा उसने दिल्ली विश्वविद्यालय से ही ली, पर माँ बाप की कल्पनाओं से परे उसने अपनी एक ऐसी दुनिया विकसित कर रखी थी जहां की रंगीनियां उसे इस कदर मोहित करती थी कि वह अपना वर्तमान न्यौछावर कर भविष्य में खुद को रंगीनियों से सराबोर करके भविष्य पर एहसान करने को तैयार था। अपनी यही दुनिया विकसित करने के लिए उसने जी तोड़ मेहनत की थी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उच्चतम डिग्री पाने के लिए प्रवेश लिया था। उसकी महत्वाकांक्षाएं उसके सिर पर सवार होकर दबाव डालती रहती थी। कभी कभी वह बहुत खींच जाता था और अपनी खींच की वजह भी नहीं समझ पाता था और अपने शरीर पर यूं हाथ फेरता था जैसे कोई अमर बेल उस पर जकड़ गई हो और वह उसे निकाल फेंकने की नाकाम कोशिश कर रहा हो। शालीन लगभग 3 वर्षों तक विदेश में एक जैसा जीवन यापन करता रहा। उसके जेहन में भविष्य की रंगीनियों की जो तस्वीर छप गई थी वह इतनी स्पष्ट थी कि अपने जीवन की एक रास्ता को वह पूरी ईमानदारी के साथ झेल रहा था। आज वे सारे पहरे हट रहे थे जो शालीन को हर वक्त घेरे रहते थे। उसे मल्टीनेशनल कंपनी के बड़े पद पर 25 लाख के सालाना पैकेज पर नियुक्ति मिली थी। आज सारी रंगीनियां भविष्य नहीं वर्तमान बनकर आकाश से किसी गुब्बारे संग उतरती नजर आ रही थी। उसकी जिंदगी का इससे ज्यादा खुशनुमा पल शायद आगे नहीं आने वाला था। इसलिए वह बाहें पसार उसे अपने आगोश में लेने तैयार खड़ा था और उसके दिमाग में भी कोई गाना बज रहा था। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। इस गीत की पंक्तियां लगातार उसके कानों में गूंज रही थी और इसके साथ ही उसे अपने महान होने का बोध धीरे धीरे अपनी गिरफ्त में ले रहा था। अगले दिन अपने केबिन में बैठकर उसने सारे तारों, आकाश गंगाओं, अनगिनत सूरजों, धूम केतुओं का रहस्य हासिल कर लिया था। वह क्रमशः स्वयं की दृष्टि में महानता की सीढ़ियां चढ़ रहा था। उसका बॉस भी कमनीयता भरे अंदाज में उसे काम सौंप रहा था। शालीन, यूएसए का प्रोजेक्ट तुम्हें ही कंप्लीट करना है। विल यू बी कंफर्टेबल विद इट? शालीन का जवाब होता था, ओह ऑफ कोर्स सर, इट्स माय प्लेजर। देन मैं कल न्यूयॉर्क के लिए एयर टिकट बुक करवा देता हूं, शालीन के बॉस ने बहुत विनम्र स्वर में कहा था। अगले दिन शालीन आसमान में नहीं बल्कि आसमान पर अपनी शाही सवारी का लुत्फ उठाते हुए खुद को पहले से कहीं ज्यादा आत्मविश्वास और प्रसन्नता से लबरेज महसूस कर रहा था। साथ ही उसे अपना कद लगातार ऊंचा होता और दूसरों का कद लगातार बौना होता दिख रहा था। आधुनिकता के अधिकतम और हर तरह के स्वरूप को खुद में समाहित करता हुआ वह एक एक कदम उस वैन की ओर बढ़ा रहा था जो उसे रिसीव करने न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर मौजूद थी। अगर कुछ नहीं बदला था तो वह था उसका ठेठ देसी लहजा जो अंग्रेजी बोलते समय भी सुना जा सकता था उसकी आवाज में। 5 स्टार होटल में पहुंचते ही उसे वहां की उच्च कोटि की वाइन पेश की गई थी। इस पेशकश के दौरान एक एक घूंट अपने गले से उतारता वह अपने महानता बोध को अपने अंदर परत दर परत संरक्षित कर रहा था।
प्रोजेक्ट पर काम करते हुए शालीन को कामयाबी और शराब ने अपनी गिरफ्त में ले लिया था। एक कमी जो शबाब की थी, वह भी एक दिन पूरी हो गई जब होटल की रिसेप्शनिस्ट ने उसका परिचय होटल की स्पेशल फ्रेंच गेस्ट से कराया, जो हरी आंखों से मौन में भी शालीन से वार्तालाप कर रही थी। छरहरी पर सुडौल काया वाली इस खूबसूरत बाला ने अपने बदन पर टाइट मिडी पहन रखी थी। अपने सुनहरे बालों को उसने कुछ इस तरह संवारा था कि उसमें शालीन को शाम के वक्त की सुनहरे भूरे रंग की समुद्री लहरें नजर आ रही थी। उस लड़की की हरी आंखें और आकर्षक बाल शालीन को एक कल्पनातीत और अलौकिक दुनिया के आगोश में आने का मौन इशारा कर रही थी। लगभग एक सप्ताह की उन दोनों की औपचारिक बातचीत ने अब घनिष्ठ संबंधों का रूप इख्तियार कर लिया था। वैसे भी शालीन तेजी से रफ्तार पकड़ने वालों में शुमार था। इस पल में शालीन अपने आप को संपूर्णता और आदर्शवादिता की ऊंचाइयों पर देख रहा था, और वह इसी पर बना रहना चाहता था। परिवर्तन हम सभी की जिंदगी का एक अभिन्न हिस्सा है। शालीन सफलतम होकर भी सच्चाई से खुद को परे नहीं रख सका। प्रोजेक्ट पूरा होने पर उसे स्वदेश लौटना पड़ा। हालांकि हरी आंखों वाली लड़की के मोहपाश ने कुछ देर के लिए उसकी उड़ान में बाधा डाली। उसके कदम लड़खड़ाए, पर जिस बयार संग वह खुद बह रहा था, उसने अपनी गति संतुलित करते हुए खुद को बहुत तेजी से संभाल लिया। उसकी भारत वापसी के बाद उसके लैपटॉप पर रोज उस फ्रेंच बाला के संदेश आते थे। शालीन ने पहला संदेश पढ़ा। उसने लिखा था, "You are my love. I think I have fallen in love with you. I have never felt like this. Will you marry me?" इस संदेश को सरसरी नजरों से देखते हुए शालीन ने ऐसा मुंह बनाया था जैसे उसने कोई घृणित और विभत्स चीज देख ली हो। एक सेकंड के भीतर उसने मेल पर दूसरी चीजें पढ़ना शुरू कर दी। शालीन सामान्य और शांत समय में भी तूफानी हवाओं से द्रुत गति पकड़ता था और एक झटके में खुद पर जमे धूल के कण झटक देता था। इसलिए उसके कपड़ों और उसकी छवि को देखकर वह एक बेदाग शख्सियत नजर आता था। शालीन जिस गति में था, उसके साथ किसी का कदम मिलाना नामुमकिन था। कुछ परंपरावादी और नैतिक लगने वाला उसके व्यक्तित्व का पहलू यह था कि वह रोज ऑफिस से घर जाने से पहले अपने माँ बाप से 5 मिनट बात जरूर करता था और हर माह उनके अकाउंट में 50,000 रुपए ट्रांसफर करता था। माँ बाप इसी में बहुत खुश हो लेते थे। माँ बाप का अपने बेटे को न देख पाने का गम शालीन उन्हें पैसे और गिफ्ट भिजवाकर दूर कर देता था। इस समय उसके माँ बाप उस मनोवैज्ञानिक दशा से गुजर रहे थे जिसमें दुनिया के हर माँ बाप अपने बच्चों से जिसमें दुनिया के हर माँ बाप अपने बच्चों से प्रेम मांगने लगते हैं। अपने समकालिकों के बेटों से अपना बेटा उन्हें लाख गुना बेहतर मालूम होता था। शालीन अपने पालनहारों की गतिविधियों से बेखबर अपनी ही बनाई मनमोहक दुनिया में व्यस्त था। इधर उसके माँ बाप अपने ही शहर में उसके लिए सुकन्या तलाश रहे थे। आखिर उन्होंने कुछ विकल्पों में से एक बेहतर विकल्प ढूंढ ही लिया था। मैं बीच में आप लोगों के कमेंट्स भी देखते चलूं। अभी तक मैं सही जा रही हूं। पर यह सुकन्या माँ बाप के बनाए बहू के सांचे में ही फिट बैठती थी, शालीन के बनाए सांचे में नहीं। शालीन जैसा भी रहा हो, पर यह तो तय था कि सब भी कुलीन और आज्ञाकारी पुत्र का
जो चोला उसने जमाने के सामने पहन रखा था, वह उसे किसी भी कीमत पर किसी भी शख्स के लिए उतार नहीं सकता था, फिर चाहे वह हरी आंखों वाली मादक फ्रेंच लड़की ही क्यों ना हो। इसलिए माँ बाप की गुजारिश पर उसने बिना सोचे विचारे हाँ कह दिया था। उसके मेल पर माँ बाप की खोज उस लड़की की तस्वीर पहले ही भेज दी गई थी, इसलिए चेहरा मोहरा कद काठी ठीक लगने पर शालीन ने तुरंत हाँ कर दी थी। उसके लिए शारीरिक सुंदरता के अलावा बाकी बातें मायने भी नहीं रखती थी, जो उसने तस्वीर में भांप ली थी। जी धन्यवाद मीनू जी, आपका कमेंट पढ़ा। कुछ दिनों की छुट्टी लेकर शालीन ने आनन फानन में शादी की रस्में पूरी की और बिना देर किए हनीमून पर निकल पड़ा। आखिर उसे मॉडर्न ट्रेंड के साथ कदम से कदम जो मिलाना था। हनीमून स्पॉट भी उसी की मर्जी से तय हुआ था। उसकी पत्नी लावण्या को न जाने कैसे बहुत जल्दी अपने पति की छवि में निरंकुश शासक हिटलर नजर आने लगा था। लावण्या ने हिस्ट्री में एमए किया था, वह भी गोल्ड मेडल के साथ। इसलिए अलग अलग स्थितियों और समय में हिस्ट्री के चरित्र उसकी आंखों के सामने बनते बिगड़ते रहते थे। शादी के पहले दिन से ही शालीन ने लावण्या को उपभोग की वस्तु से ज्यादा और कुछ भी नहीं समझा। वह अपने लिए उसका वक्त ढूंढती रहती और इस तरह दिन का सारा वक्त निकल जाता। हनीमून पर आते वक्त हर लड़की की तरह उसने भी रंग बिरंगे चमकीले सपनों को ओढ़ा बिछाया और पहना था। कोई भी पहली नजर में शालीन के बगैर भी उसे देख समझ सकता था कि नवजीवन की आहट मिलने से उसकी शख्सियत ठंडी सुकून भरी बयार में तब्दील हो गई है। लेकिन किसी के भी समझ पाने और शालीन के समझ पाने में बहुत फर्क था। रात हो चुकी थी और शालीन की शालीनता शराब के नशे में डूबती जा रही थी। उस दिन उसने रोज की तरह यंत्रवत होने के अलावा एक और काम किया था। लावण्या की कल्पनाओं की शोखी कुछ मुरझाई थी और उसने पूछा था, अब तक कहाँ थे तुम? तुमने तो इतनी पी ली कि ठीक से चला भी नहीं जा रहा। क्या किसी से बोल नहीं सकते थे कि तुम्हें रूम तक पहुंचा दे? हे भगवान, कहीं कुछ हो जाता तो? ए लड़की, क्या बोली तू? अब तू सिखाएगी मुझे कि क्या करना है और क्या नहीं? फिर जोरदार तमाचे की गूंज ने कमरे के ताप को कई गुना बढ़ा दिया। शालीन लावण्या को इस अंजाम तक पहुंचाकर खुद बिस्तर पर धड़ाम से गिर पड़ा और अपनी रंगीन दुनिया में काले काले सपने देखने लगा। लावण्या सीधी सादी और घरेलू लड़की थी। बाहरी दुनिया की व्यावहारिकताओं और चालाकियों से उसका परिचय नहीं था, पर शालीन के माध्यम से वह धीरे धीरे इन सबसे परिचित हो रही थी। वह बेचारी तो वीजा और पासपोर्ट बनवाने के तरीके तक नहीं जानती थी, सिर्फ नाम से वाकिफ थी। और उसके परिवार में तो कोई भी वीजा पासपोर्ट का मतलब ही नहीं जानता था। इसी बात पर शालीन अक्सर उसे और उसके घर वालों को जाहिल और गंवार की संज्ञाएं देता रहता था। लावण्या अपने दांतों तले उंगली दबाकर अपनी निगाहें जमीन पर टिकाने की कोशिश करती, पर जमीन उसे इतनी तेजी से घूमती नजर आती कि लगभग चक्कर आने की स्थिति में आने से पहले ही वह अपनी निगाहें हटा लेती। रोज अपने यंत्रवत व्यवहार के अलावा शालीन एक नया लक्षण अपने व्यक्तित्व में जोड़ता, जो उसे पहले से ज्यादा उग्र, क्रूर और हिंसक बनाता। उसके बेल्ट के निशान लावण्या की पीठ पर इतनी दृढ़ता से अंकित हो गए कि उसकी पीठ काली चट्टान और उस पर वह काले निशान कुछ सिरफिरों द्वारा पत्थर से उकेरी गई लकीरें नजर आते थे। यह सिलसिला 1 वर्ष तक अनवरत जारी रहा।
लावण्या के धीरज की काष्ठ को शालीन ने अपनी तेज धारदार आरी से परत दर परत छील दिया, और जब आखिरी परत रह गई तो लावण्या के व्यक्तित्व में अचानक ऐसा परिवर्तन आया कि उसकी आंखों में एकत्रित जल में उथल पुथल मच गई। उसका सामना शालीन को करना किसी आठवें अजूबे से कम नहीं लगा। स्त्रियों की शांति, धीरज और सहनशीलता को वह कमजोरी, भय और कायरता समझने की भूल कर बैठा था। इसका परिणाम था कि लावण्या ने वह सारी जंजीरें तोड़ डाली थी जिसमें 1 साल से शालीन उसे जकड़े हुए था। इसलिए लावण्या ने अपने मायके जाकर शालीन को तलाक के कागजात भेज दिए थे। सूरज के ताप के साथ उसके दिलो दिमाग पर छाया कोहरा कमजोर पड़ रहा था, और आगे मंजिल मंजिल की तस्वीर उसे एकदम स्पष्ट नजर आ रही थी। कुछ देर उसे लगातार देखने पर उसके माँ बाप को उसकी जगह अर्जुन मछली की आंख पर निशाना साधे दिखाई दे रहा था। उन लोगों ने जोर से अपनी आंखों को मिसला था। उन्हें लगा कि वे कोई देवा स्वप्न देख रहे थे। पर लावण्या एकदम सीधी और स्थिर खड़ी थी, बिल्कुल पाम वृक्ष की तरह। कुछ देर के लिए शालीन को अपनी आंखों और अनुभूतियों पर विश्वास नहीं हो रहा था। यह अनुभव उसके बेपरवाह रवैये में एक अजीब सा ठहराव लाकर उसे मनन करने पर मजबूर कर रहा था, और ये उसका मूल स्वभाव नहीं था। शालीन एक दिन के चिंतन मनन के बाद तलाक के कागजात पर हस्ताक्षर कर चुका था। उसने मान मनौवल या फिर कारण जानने की कोशिश नहीं की थी। वह खुद को बेहतर सामंजस्य स्थापित करने वाला इंसान समझता था। इसकी तलाक को 2 साल बीत चुके थे, और इंटरनेट पर जितनी भी मैट्रिमनी साइट्स थी उस पर उसकी प्रोफाइल बनी हुई थी, जिनके माध्यम से वह अब तक 400 लड़कियों से मिल चुका था और 2000 प्रोफाइल्स विजिट कर चुका था। यह सब वह टाइम पास समझता था, और मैट्रिमनी साइट की आड़ में खुद की शालीनता और सभ्यता के आवरण को पाक साफ रखने की कोशिश करता था। लेकिन धीरे धीरे उसे अपनी जिंदगी के वैक्यूम का एहसास हो रहा था, जो लावण्या की मौजूदगी में उसे कभी नहीं हुआ था। जबकि हर रात उसके मोबाइल पर किसी न किसी लड़की का कॉल आता था। इस तरह वह अपने महानता बोध को लगातार प्रगाढ़ करता जा रहा था। वह पेड मेंबर था इन साइट्स पर, लेकिन खुद पहल करके किसी को संपर्क नहीं करता था। हाँ, अगर कोई लड़की खुद उसे कॉल करती पहली बार, तो आगे संपर्क वही बनाए रखता था। जाने क्यों वह आर्थिक रूप से इतना शक्तिशाली होने पर भी खुद को असुरक्षित महसूस करने लगा था। इसलिए वह शादी के बंधन के लिए जो वह किसी पर बांधता, एकदम तैयार था। उसे विश्वास था कि वह केवल इसी तरह सुरक्षित रह सकता था और अपने आत्मविश्वास में लगातार इजाफा कर खुद को बेहद मजबूत बना सकता था। शालीन की नियति में नियत था। उसकी मुलाकात गौतमी से होनी थी, जिसने खुद उसे कॉल किया और कहा कि मैंने आपकी प्रोफाइल पढ़ी, पर आपकी फोटो विजिबल क्यों नहीं होती। इस पर शालीन का जवाब था, देखिए, जब तक मैं किसी कांटेक्ट में इंटरेस्ट एक्सप्रेस ना करूं तब तक फोटो डिस्प्ले नहीं होती। ठहरिए, अपनी आईडी मुझे बताएं, मैं इंटरेस्ट एक्सप्रेस करता हूं। फिर देखिए, आप मुझे और मैं आपको देखता हूं। आश्चर्य किंतु सत्य था कि पता नहीं क्यों उसने खुद के स्वाभिमान के तौर पर धारण की हुई ढाल बनाम अभिमानी कवच को कुछ देर के लिए कैसे उतार कर रख दिया था। गौतमी की आवाज और अंदाज ने उस पर जादुई असर किया था। इसी तरह के जादू के वशीभूत होने का वह अब तक इंतजार करता आया था।
पर उसके मूल स्वभाव में कुछ बुरी आदतों का सीमेंटीकरण हो चुका था। शालीन ने गौतमी से बातचीत का सिलसिला बड़े ही अनौपचारिक ढंग से शुरू किया। बातचीत शुरू होने के दूसरे ही दिन उसने अपनी सभ्यता का के आवरण में छेद कर लिया, जिसके परे गौतमी ने झांक कर देख लिया। वह काफी संवेदनशील, ईमानदार, दूसरों की भावनाओं की कद्र करने वाली आधुनिक और आत्मनिर्भर लड़की थी। उसका अपने पति से तलाक प्रतीक्षारत था। वह इस तरह से निर्दोष और अनभिज्ञ थी कि शादी के बाद ही उसे पता चला था कि उसके पति की कमाई उतनी नहीं थी जितने नोट वह उसके सामने गिनकर अलमारी में रखता था, बल्कि अलमारी तक आते आते वह आधी हो चुकी होती थी, क्योंकि उससे पहले उसकी कमाई पर विशेषाधिकार किसी और को प्राप्त था। विशेषाधिकार प्राप्त ये लोग गौतमी के पति की पहली पत्नी और 2 बच्चे थे। लंबे समय तक गौतमी समझती रही कि वह किसी दुस्वप्न से गुजर रही है। उसके बुने इंद्रधनुषी सपनों में यथार्थ का काला धुआं प्रविष्ट हो चुका था। दिन प्रतिदिन यथार्थ के ऐसे अनेक उदाहरणों के साथ दिन प्रतिदिन यथार्थ के ऐसे अनेक उदाहरणों के साथ उसके सामने पेश होता रहा। आखिरकार किसी चमत्कार की आशा को त्याग उसे यथार्थ को स्वीकार करना ही पड़ा। इस आघात से वह बमुश्किल बाहर निकली थी और किसी ईमानदार और भले इंसान की तलाश में थी। अब वह शालीन से टकरा गई थी। शालीन के बाहरी व्यक्तित्व ने उसे आकर्षित किया था, इसलिए गौतमी ने उसकी असलियत से अनजान बातचीत का आगाज किया। पहले दिन शालीन से बात करके गौतमी खुश थी, पर दूसरे ही दिन उसके नापाक मंसूबों की गंध वह हवा में महसूस कर लेगी, इसकी उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। वह सावधान हो गई थी। उसने सोचा कि सिर्फ बातचीत के आधार पर किसी से रूबरू हुए बिना अपने मन में कोई धारणा बनाना ठीक नहीं होगा। एक दिन शालीन ने खुद गौतमी को कॉल करके मिलने के लिए यूं कहा, देखिए, मैंने सोचा मैं आपके इलाके से गुजर रहा हूं। अपनी कार भी मुझे शोरूम से उठानी थी, जैसा मैंने आपको बताया था। इसलिए इसलिए अगर 5-10 मिनट को आप आ सके मिलने, देन इट्स गुड। आप देखना, हम बड़े रॉयल टाइप के बंदे हैं। इतना कहने में शालीन को अपनी जुबान काफी मरोड़नी पड़ी थी। गौतमी ने भी सहर्ष हां कह दिया, पर उसे शालीन के उपकृत कर देने वाले अंदाज ने कुछ असहज कर दिया था। वह भी जल्द उसके चेहरे पर उभरते भावों को देखना चाहती थी। फिर वह अपने घर तक भी तो नहीं पहुंची थी। गौतमी जब मेन रोड पर पहुंची, जहां खड़े रहने की बात शालीन ने की थी, तो उसने देखा थोड़ी दूर पर कार के अंदर लगे शीशे में एक युवक अपने चेहरे पर क्रीम लगा रहा था और बाल संवार रहा था। शायद वह गौतमी के दृष्टिकोण से एकदम अनभिज्ञ था। गौतमी के कदम वहीं ठिठक गए। उसने अनुमान लगाया, हो ना हो यही शालीन है। शालीन उसे देखकर थोड़ा सकपका गया। उसे गौतमी के इतनी जल्दी वहां पहुंच जाने की उम्मीद नहीं थी। फिर उसने खुद को संभालते हुए कहा, आप ही गौतमी हैं? आइए बैठिए। गौतमी उसकी आलीशान कार में बैठ एक अजीब सी घुटन महसूस कर रही थी, इसलिए वह बोली, चलिए यहीं पास के रेस्तरां में बैठते हैं। शालीन ने भी सहमति जताई और अपनी कार एक बार कम रेस्टोरेंट की तरफ मोड़ दी। इस दौरान उसने गौतमी से कहा, भाई मैं तो ड्रिंक लूंगा, तुम्हें कोई ऐतराज तो नहीं? इस पर गौतमी ने कहा, कम से कम मेरे साथ रहते हुए तो ऐसा मत कीजिए, कहीं आप बहक गए तो मैं आपको कैसे संभालूंगी? कम ऑन, ग्रो अप।
कैसी बात करती हो यार, कोई बहकता थोड़ी ना है। वह तो घटिया देसी दारू पीने वालों का हाल होता है। तुम क्या हमें ऐसे लोगों से कंपेयर कर रही हो? शालीन बोला। नहीं नहीं, मेरा यह मतलब नहीं था। मैं बस यह कहना चाहती थी कि कहीं आपको गाड़ी चलाने में दिक्कत ना हो। ओह, ऐसा कुछ नहीं होगा। डोंट वरी। इतना कहकर शालीन ने गौतमी की चिंता दूर करने की नाकाम कोशिश की। पर गौतमी के मन को एक अनजान भय ने आतंकित कर दिया। रेस्टोरेंट पहुंचकर शालीन ने वेटर को पास बुलाया, अपने लिए ड्रिंक ऑर्डर किया। फिर गौतमी से पूछा, तुम क्या लोगी? गौतमी बोली, सूप। ठीक है, ऑर्डर करो। गौतमी ड्रिंक करते और पैग पर पैग लगाते शालीन की शरीर भाषा व भाव भंगिमाओं का गहन निरीक्षण कर रही थी। उसने पाया कि शालीन बात करने में कोई रुचि नहीं ले रहा था, इसलिए वही बार बार उससे सवाल कर रही थी। देखिए, आप बुरा मत मानिएगा, पर मेरे लिए आपसे यह पूछना जरूरी है कि आपका तलाक क्यों और किस वजह से हुआ। दरअसल गौतमी शालीन से फोन पर भी यही सवाल कर चुकी थी, और शालीन ने भूतकाल की बातों को न दोहराने और भूतपूर्व पत्नी से वैचारिक तालमेल न होने की बात कहकर संक्षेप में टाल दिया था। पर गौतमी इस जवाब से संतुष्ट नहीं थी। शालीन गौतमी के इस सवाल से बच नहीं सकता था, इसलिए वह बोला, देख यार, वह और उसके घर वाले बहुत गंवार थे। न जाने कैसे मैंने हाँ कर दी थी। मैं किसी को दोष नहीं देना चाहता। इस मामले में गलती पति पत्नी दोनों की होती है। बस इतना कहकर शालीन फिर शराब के नशे में खो गया और गौतमी को खाने के लिए ऑर्डर करने कह दिया। गौतमी फिर बोली, क्या मैं अकेले खाना खाऊंगी? इसका जवाब शालीन ने सिर्फ मुंडी हिलाकर हाँ में दिया। गौतमी ने भी उससे आग्रह करना ठीक नहीं समझा। वह देख रही थी कि शालीन अपनी ही किसी उधेड़ बुन में था और उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा था। वह जब भी उससे नजरें मिलाने की कोशिश करती, वह उससे नजरें चुरा लेता। फिर वह किसी को इम्पोर्टेंट कॉल करने के बहाने बाहर चला गया। यह स्थिति गौतमी को बड़ी विचित्र लगी। जब वह लौट कर आया तो गौतमी ने उससे पूछा कि आपको मुझसे मिलकर कैसा लगा और अब आप आगे क्या चाहते हैं? अरे, अजीब बात करती हो यार। पसंद नहीं होती मुझे तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? झक मार रहा हूँ क्या? अरे, कैसी भाषा बोलते हो आप? गौतमी एकदम भौचक रह गई थी। उसने शालीन जैसे सोफिस्टिकेटेड नजर आने वाले लड़के से यह कतई उम्मीद नहीं की थी। लेकिन शालीन का बना ठना चेहरा 5 स्टार होटल के आलीशान बिस्तर पर बिछी चादर से अलग नहीं था, जिस पर किसी तरह की कोई सिलवटें या दाग धब्बे ढूंढे से नहीं मिल सकता था। अरे यार देख, अपन तो ऐसे ही हैं। शालीन के इस अंदाज में गौतमी को उम्मीद से तुलनात्मक रूप से बहुत ही परे देश के किसी बेबाक, देहाती और धूर्त राजनीतिज्ञ की नहीं, बल्कि किसानों के साथ निर्दयी और निरंकुश रहने वाले एक जमींदार की झलक मिल रही थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि दूसरों को गंवार की संज्ञा देने वाले शालीन को वह शिक्षित गंवार माने या अनपढ़ गंवार। हम जिसको अपना मान लेते हैं उससे ऐसे ही बात करते हैं। इस वाक्य को शालीन के मुंह से सुनकर कोई अजनबी भी अंदाज लगा सकता था कि वह खुद के महानता बोध से किस हद तक ग्रस्त है। अपनी बदतमीजी और अभद्रता को वह टीन की छत पर अचानक आई बारिश की बूंदों की तरह बहुत ही प्राकृतिक ढंग से छिटक जाने देता था, जैसे कि वह उसके व्यक्तित्व का हिस्सा ही ना हो। किसी उबाऊ फिल्म की तरह सारे नजारे गौतमी के अचेतन मन में कैद होते जा रहे थे। जिस तरह की फिल्म में वह खुद एक भूमिका में थी, उसे बीच में ही छोड़कर चले जाने का हक उसे नहीं था। न ही वहां कोई इंटरवल होने वाला था। वह चुपचाप
दी एंड का इंतजार करती रही। आखिरकार उसके ख्यालों से उसे झटके से बाहर खींचती एक आवाज आई, चलें? यह शब्द सुनकर गौतमी की सांसों ने बिन पहरे आवाजाही शुरू कर दी और वह बड़ी तत्परता से उठ खड़ी हुई। शालीन ने धूल और धुएं की परवाह किए बिना हवा की आवाजाही को अपनी लग्जरी कार में प्रवेश की इजाजत दी और गौतमी को थोड़ी देर पहले तक जकड़े हुए एहसास से मुक्ति का अवसर। शब्दों को काफी देर तक वह हवा में टटोलने की कोशिश करती रही, फिर असहजता की दहलीज पर पहुंचकर उसकी खामोशी ने दम तोड़ा और वह बोली शालीन से कुछ बोलने के लिए। मैं क्या बोलूं? तू तो कुछ करती ही नहीं यार। फिर उसने एफएम की धुन पर झूमते हुए अपनी कार को रेस में शामिल कर दिया। गौतमी ने शालीन के इरादों को उत्प्रेरित किए बिना गाने की आवाज को थोड़ा तेज करने का इशारा किया, पर शालीन ने अनपेक्षित ढंग से गौतमी का हाथ अपने हाथों में ले लिया और उसकी उधेड़ बुन में खलल डाल दी। जब गौतमी ने उसकी इस हरकत पर आश्चर्य प्रकट किया, तो शालीन अपने इस रवैये को न्याय संगत ठहराने लगा। अरे ऐसे मत देखो, तुम तो ऐसे देख रही हो यार जैसे मैंने कोई गुनाह कर दिया हो। तुमको तो कोऑपरेट करना चाहिए। शालीन नहीं जानता था कि गौतमी उन लड़कियों में से कतई नहीं थी जो इस तरह की हरकत को बहुत सामान्य ढंग से स्वीकार कर लें और खुश हों। वह बार बार अपना हाथ छुड़ा रही थी और शालीन को ड्राइविंग पर ध्यान देने के लिए कह रही थी। गौतमी अजीब सी शर्मिंदगी और उलझन महसूस कर रही थी। शालीन का उसको घर तक छोड़ना एक बोझ मालूम पड़ रहा था। अरे हम कोई बच्चे थोड़ी हैं। 9 साल की उम्र में मिनी ट्रक चला लेते थे, अब तो अपन धाकड़ ड्राइवर हो गए हैं। अच्छा एक काम कर, तू आज मेरे साथ चल घर। फिर गौतमी के चेहरे पर उभरी इनकार की लकीरों के स्पष्ट होते ही उसने अपनी बातों का रुख बदलते हुए कहा कि चल अच्छा, आज सारी रात के लिए लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं। ठीक है, मेरे मम्मी पापा से पूछ लो, गौतमी ने काफी परखने वाले अंदाज में कहा था। क्या यार बच्चों जैसी बातें करती हो? ऐसी बातें क्या मम्मी पापा से पूछी जाती हैं? चल ठीक है यार, अपन कुछ नहीं कहते। शालीन के इस तरह के वाक्यों को सुनकर उसके दिमाग में पड़ी ग्रंथि के अस्तित्व में होने का एहसास और पक्का हो जाता था, पर उसे अपनी बदमिजाजी और सांसारिक व्यवहारिकता के बीच सामंजस्य बिठाना अच्छी तरह से आता था। थोड़ी दूर पर जाकर उसकी गाड़ी के पहिए थम गए। क्या हुआ? गौतमी ने आश्चर्य से पूछा। देख यार, मैं रात को अकेले घर पर नहीं सो सकता। मैं 20-25 दिनों तक घर ही नहीं जाता। फ्लैट का रेंट भी बेकार जाता है। खाना बनाने वाली बाई को भी पूरे महीने के पैसे देता हूँ। उस बेचारी की क्या गलती? यहाँ अपने कलीग को साथ ले जाने के लिए रुका हूँ। शालीन के मुंह से ये सारी बातें गौतमी को अविश्वसनीय लग रही थी। खैर, जिसका इंतजार था वह आ चुका था। अरे भाई, इनसे मिलो, ये हैं सुरेश, माय जूनियर। हाय हेलो तो करो इनसे। गौतमी ने इस आग्रह को सहर्ष स्वीकार कर लिया था। सुरेश, दिस इज माय फ्रेंड गौतमी। अब कार उस गली तक पहुंच गई थी जो गौतमी को घर तक ले जाती थी। बस यहीं पर कार में इतनी जोर का ब्रेक लगा कि गौतमी सीट से आगे पीछे हिलते हुए धम से सीट पर आकर टिक गई। कार से फुर्ती से वह नीचे उतरी ताकि उसकी धमनियों में तेजी से बह रहे रक्त की रफ्तार जल्द सामान्य हो। जैसे ही वह नीचे उतरी, शालीन भी नीचे उतरा और कार के बोनट से टिक कर और हाथ बांधकर खड़ा हो गया। उसकी यह मुद्रा देखकर गौतमी थोड़ी देर वहीं ठिठकी रही और उसकी तिरछी नजर और तिरछी मुस्कान के रहस्य को समझने की नाकाम कोशिश की। अरे तू ऐसे ही जा रही है? ऐसे ही जा रही है मतलब? अरे तू हग नहीं करेगी?
गौतमी सोच में पड़ गई थी। उसकी भौहें ऊपर चढ़ गई थी। वह ज्यादा या कम कुछ कह पाती इससे पहले ही उसकी बांह पकड़कर शालीन ने अपने नजदीक खींच लिया और कहने लगा, तुझे क्या मुझसे डर लगता है? अरे, ये क्या है? क्या आप भूल गए कि आप इस वक्त सड़क पर खड़े हो? यानी अगर यह सड़क ना होती तो? अच्छा, तुझे प्राइवेसी पसंद है। इतना कहकर शालीन ने जबरन गौतमी को गले लगा लिया। फिर गौतमी की असहजता को भांपते हुए शालीन ने तुरंत उसे अपने आगोश से आजाद भी कर दिया। गौतमी अब सोचने लगी कि एक अदना से शहर से आया हुआ व्यक्ति, जहां आज भी मर्यादाओं का ख्याल रखकर एक निश्चित दूरी लड़के और लड़की के बीच बरकरार रखी जाती है, यह लड़का तो वहां प्रचलित जीवन मूल्यों का ह्रास करने पर तुला हुआ है। अगर बात आधुनिकता की भी की जाए तो यह कतई जरूरी नहीं कि सड़क पर ही आत्मीयता का प्रदर्शन किया जाए, और वह भी तब जबकि दो लोग एक दूसरे से पहली बार मिल रहे हों और पहले से एक दूसरे को जानते भी ना हो। गौतमी ने बाय कहकर वहां से निकल लेने में ही अपनी भलाई समझी। वह सड़क पार कर रही थी, पर एक पल के लिए भी उस अजीब वाक्य को भूल नहीं पा रही थी जिससे अभी अभी वह गुजरी थी। उसका दिमाग सिनेमा घर के पर्दे में तब्दील हो गया था, जिस पर कुछ गुजरे वक्त के और कुछ भविष्य के दृश्य नजर आ रहे थे। अपने घर की सीढ़ियां चढ़ते हुए दिलो दिमाग पर इतना बोझ उसे एक साथ कभी महसूस नहीं हुआ था। इस समय मुझे जो महसूस हो रहा है, किसी से शादी के उद्देश्य से मिलने पर क्या ऐसा होना स्वाभाविक है? क्या मैं ही जमाने के साथ नहीं चल पा रही हूँ? क्या शालीन की तरह मुझे भी हवा की गति और दिशा से तालमेल बिठा लेना चाहिए? यह अंतर वार्तालाप न जाने कितनी देर तक चलता रहा गौतमी के मन में। उधर शालीन भी अपनी ही धुन में मस्त एफएम के गानों संग झूमते अपने सहकर्मी से बात करता अपने लिए एक नई दुनिया का नक्शा बना रहा था। घर पर देर रात तक जागता रहा और डाइनिंग टेबल पर अपने सहकर्मी से गुफ्तगू करता रहा। उसे जरा भी ख्याल नहीं आया कि गौतमी उसका कॉल एक्सपेक्ट कर रही होगी। वह खुद कॉल करना ठीक नहीं समझ रही थी। इंतजार करते करते गौतमी ने अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया। अगले दिन शालीन ने देर रात का इंतजार किए बगैर गौतमी को फोन कर लिया और कहा, क्यों, कहीं शालीन का फोन ना आ जाए इसलिए कल तुमने अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया था? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है जैसा आप सोच रहे हो। ज्यादा सवाल जवाब करना शालीन के स्वभाव में नहीं था, इसलिए उसने इस बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। फिर कुछ देर बाद हवा में छाई चुप्पी को कुछ टुकड़ों में काटते हुए उसी ने गौतमी से गुजारिश करते हुए कहा, आज कुछ ऐसा कहो कि तबीयत मस्त हो जाए और हम तुम्हारे आगोश के सिवा कहीं ना जाएं। गौतमी लगातार भद्दी होती हुई उसकी बातों को सुन रही थी और देवता नहीं पर मनुष्य को तेजी से शैतान में बदलते हुए देख रही थी। दरअसल वह उस हद की थाह लेना चाह रही थी जो पूर्णतः शैतानियत पर जाकर खत्म हो। इस दौरान वह अपने आप को आईने में गौर से देख रही थी। उसे लग रहा था जैसे किसी ने उसके शरीर पर चाबी फिट कर दी है और वह मात्र मन बहलाने के जरिए के सिवा कुछ भी नहीं। यह सब महसूस करते हुए वह जिस दुनिया में चली गई थी, अचानक एक झटके से उससे बाहर निकल आई। जब उसे यह समझ आया कि फोन डिस्कनेक्ट किया जा चुका है, अपनी तरफ से उसकी कॉल करने की कोशिश जाया हो चुकी थी, क्योंकि शालीन ने अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया था। फिर उसने तय किया कि शालीन को जो प्रतिक्रिया देना चाहती है एसएमएस के जरिए देगी, जो शालीन को मोबाइल ऑन करते ही तुरंत मिल जाएगा। गौतमी ने एसएमएस में कुछ यूं अपना गुस्सा जाहिर किया था, लड़कियों को इस्तेमाल और खेल की चीज समझने वाले मौका परस्त, बेहद बिगड़े हुए, घमंडी और स्वार्थी हो। एक बार अपना मतलब निकाल लिया एक लड़की से, कल फिर निकल जाना किसी नई लड़की की तलाश में। मुझे तरस आता है तुम जैसे आदमियों पर जो ऐसी हरकत करके खुद को ओवर स्मार्ट समझते हैं,
लेकिन याद रखना, जिंदगी भर रास्ता भूले मुसाफिर की तरह रेगिस्तान में प्यासे भटकते रहना, पर प्यास कभी नहीं बुझेगी तुम्हारी। तुम्हारी बदमाश शराफत को मैं सही समय पर समझ गई। मैं जिंदगी में कभी दोबारा तुमसे मिलना नहीं चाहूंगी। दुआ करूंगी कि तुम्हें तुम्हारी ही तरह की कोई लड़की मिले, और कम से कम मेरी तरह की कोई लड़की जीवन में तुमसे कभी न टकराए। गुड बाय। यह जानते हुए भी कि यह एसएमएस शालीन को मिलना निश्चित है और गौतमी ने अपनी भड़ास भी निकाल दी है, शालीन को आईना भी दिखा दिया है, फिर भी इस घटना पर उसे इतना गुस्सा आया कि एक पल के लिए वह हवा में यूं हाथ पैर चलाने लगी जैसे कि वह किसी की बेतहाशा पिटाई कर रही हो। पर जब उसे असलियत का गुमा हुआ तो उसने अपने कमरे में बहुत विचलित कर देने वाली एक अजीब दुर्गंध महसूस की। उसने खुद को एक नकारात्मक ऊर्जा से घिरा पाया। अपने दम के पूरी तरह घुट जाने से पहले उसने ढेर सारा रूम फ्रेशनर और परफ्यूम छिड़का और राहत की सांस ली। तो ये थी मेरी कहानी, जो कि काफी लंबी हो गई और मेरे ख्याल से थोड़ा समय भी ज्यादा हो गया। तो अब आप बताइए, मीनू जी और चित्रा जी मुझे सुन रही हैं, कि मैं यहाँ पर अपना कार्यक्रम समाप्त करूं, या कोई एक एक या दो कविता सुनाने की गुंजाइश बाकी है, तो वैसा मुझे बताएं तो फिर मैं सुनाऊं, और अन्यथा मैं यहीं पर कार्यक्रम समाप्त करूं। मुझे अंदाजा था कि ये कहानी काफी लंबी है, जो वक्त ज्यादा लेगी। तो मीनू जी, आप मुझे मैसेज करके बताइए। जी, मुझे आपका मैसेज दिख रहा है मीनू जी, की शानदार अंत। तो मेरे बहुत सारे मित्र हैं जो अभी मुझसे जुड़ नहीं पाए और जो शायद समझ नहीं पाए कि सही तरीका क्या है आपके ग्रुप पर आने का। तो मैं उनको बता दूंगी कि ये लाइव प्रोग्राम जो है वो शायद बाद में भी अवेलेबल रहेगा, जैसा मैं समझती हूँ कि पेज पर अवेलेबल रहेगा। तो वो बाद में भी आकर सुनना चाहे तो सुन सकेंगे। तो ये मेरी किताब है जो 2018 में ज्ञानपीठ से आई थी। तो इससे मैं आपको अपनी रचना सुनाती हूँ, क्योंकि मूलतः कवि हूँ। तो अगर कविता ना सुनाऊं तो एक अधूरापन मेरे मन में भी रह जाएगा। तो जो मेरी काफी लोकप्रिय जो कविता है वो मैं आपको सुना देती हूँ, और काफी पुरानी भी है, जिसका शीर्षक है माँ के हाथ। जमीन पर बिछे गद्दे पर लेट गई थी मैं शिथिल होकर। तभी मेरे सर पर फेरा था हाथ मेरी माँ ने। राहत में तब्दील हो गई थी उसी क्षण मेरी शिथिलता। नजर आने लगे थे मुझे कई इंद्रधनुष अपनी माँ के उन हाथों में, जिसकी उंगलियां हो गई थी टेढ़ी मेढ़ी। शायद पहले कभी इस तरह गौर न किया होगा मैंने। शायद पहले कभी गौर न किया होगा मैंने इस तरह। पल भर में त्वरित गति से मेरी स्मृति के पन्ने पलटने लगे थे पीछे की ओर। मुझे नजर आने लगी थी माँ की वो खूबसूरत उंगलियां, जो जलाई थी उसने कई दुनियादारों की फरमाइश में, और सबसे ज्यादा मुझे स्वाद की गर्माहट देने में। मैंने सीखा था माँ की उंगलियों से खुद जलकर दूसरों के हृदय को शीतल करने का नुस्खा। मैंने सीखा था माँ की उंगलियों से खुद जलकर दूसरों के हृदय को शीतल करने का नुस्खा। झांका था मैंने माँ की जली कटी उंगलियों के घावों की गहराई में, जिसमें मुझे दिख रहे थे कई लोगों के मुस्कुराते चेहरे। माँ कहती थी मुझसे अपनी हथेलियां फैलाकर, इन हाथों ने न जाने क्या क्या किया, पर आज देखो
क्या हो गई इनकी हालत। माँ की बात समझ नहीं आई थी मुझे। मैं सोच रही थी कि माँ ने पा लिया है अपना वजूद। तितली, झरने, कोयल, जंगल, जानवर आज सब हैं उसके साथ। माँ को कुछ दे सकने की स्थिति में भी चाहती थी मैं कुछ मांगना उससे। क्या अपनी यंत्रवत सी जिंदगी में मेरे हाथों में कभी किसी को दिखेगा मेरा वजूद? मैंने उससे कहा वो दे मुझे हथियार, जो दे मुझे काम उससे दूर रहने पर, दुनिया वालों से लड़ने में। पर उसने मेरे हाथों में थमाई बांसुरी और कहा उसे बजाना सीखने के लिए। जी, तो ये मेरी कविता थी और मेरे विचार में समय भी पूरा हो